हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर लेट हुआ, उसके पीछे कुछ वजह थी। जैसे हमारे यहाँ काफी टाइम से लाइट ही नहीं थी, बहुत देर से लाइट नहीं थी। जो लैपटॉप था उसको मैंने पीपीटी बनाया, उसके बाद लैपटॉप की बैटरी बैठ गई। अब लेक्चर रिकॉर्ड कैसे करूँ, तो उसके बाद एक दो लोग से बात किया कि सिस्टम दे दे अपना, तो उनका भी ये रोना था कि मेरा सिस्टम खराब है, चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये हुआ। तो फिर एक दो जगह इन्वर्टर के लिए पता किया। अभी मेरे घर पे तो है नहीं इन्वर्टर, जिनके पास था उनसे कहा तो वो लोग कह रहे हैं यार बैटरी पुरानी हो गई है, हमारी बैटरी खराब है, इन्वर्टर खराब है। फिर मैंने छोड़ दिया, क्या करता है। और ये रोज रोज लेक्चर लेट नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं रोज कोशिश करूंगी कि 9 बजे तक हर हाल में इसको डाल दूं, सुबह 9 बजे तक हर हाल में ये लेक्चर अपलोड कर दूं, जब तक कि कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन ना बन जाए जैसे कि आज हो गई थी। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पे पीडीएफ रोज 10 बजे तक डाल दूंगा। आज तो खैर नहीं डाल पाया, उसके लिए माफ कर देना, लेकिन डेली कोशिश करूंगा कि 10 बजे तक पीडीएफ डाल दूं वहां पे और 9 बजे तक ये लेक्चर आ जाए। पहला आर्टिकल है भारत नेपाल संबंध। ये चर्चा में क्यों, तो अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, ये पुष्प कुमार दयाल साहब, ये भारत की यात्रा पर आए थे, 4 दिन थे यहाँ पे। दूसरा, इस यात्रा के दौरान किस क्षेत्र की बात हुई है, तो ये विद्युत तथा रेल कनेक्टिविटी के बारे में बात हुई है। इसके मुख्य बिंदु को देखते हैं। पहला पॉइंट है करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल दोस्ती और सहयोग के अनूठे संबंधों को साझा करते हैं। आप सभी को पता है कि नेपाल और भारत के संबंध को क्या कहा जाता है, तो रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है। इसी से पता चलता है कि कितने निकट संबंध है। और दूसरा पॉइंट, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जानकारी में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी रिश्तेदारी होगी नेपाल में, या उनके यहाँ से यहाँ पे किसी की शादी होगी, या यहाँ से वहां पे किसी की शादी होगी। इस तरीके से कई सारे रिश्ते हैं, संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से भी अधिक की सीमा साझा करता है। यहाँ इसको मैप में देखते हैं। ये हो गया नेपाल, ये हो गया उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, ये सिक्किम हो गया 4, और यहाँ पे हो गया पश्चिम बंगाल 5। कितने भारतीय राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5। पश्चिम बंगाल भी करता है, इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि नेपाल जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का क्या मतलब है, यानी ये चारों ओर से स्थल चीज से घिरा हुआ है, यहाँ पे जल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे नेपाल के ऊपर तिब्बत और चाइना वाला क्षेत्र हो गया, बाकी 3 तरफ से हम ही लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कोई जलीय निकाय नहीं है, बड़ा कोई सागर नहीं है, इसलिए इसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ये लैंड लॉक कंट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। कब की ये संधि है, 1950 की है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में करीब 80 लाख नेपाली नागरिक, कितने, तो 80 लाख रहते हैं और काम करते हैं। अब ये देखिए आंसर राइटिंग अगर आप इसको लिखेंगे ना कि 80 लाख नेपाली यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, तो इसका नेक्स्ट लेवल का इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। इससे आपका आधा नंबर 1 नंबर तो बढ़ ही जाएगा। तो इस तरीके के पॉइंट जो होते हैं, जो डेटा होता है, उसको आप अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार और अर्थव्यवस्था। इसमें देखते हैं तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा भागीदार है, उसके साथ ही नेपाल में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। यानी भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, उसके साथ ही जो नेपाल में विदेशी निवेश होता है उसको सबसे ज्यादा कौन करता है, तो भारत ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार 8.27 अरब अमेरिकी, जिसमें भारत का आयात $508 मिलियन था तथा निर्यात 7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आप देख सकते हैं कि भारत ने आयात कितना किया था, तो मिलियन में था 508 मिलियन, वहीं पे निर्यात कितना था भारत का, तो 7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यापार अधिशेष किसके पक्ष में, तो भारत के पक्ष में, यानी भारत फायदे में था। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक संबंध। कला और संस्कृति, शिक्षाविदों तथा मीडिया आदि के क्षेत्र में दोनों सहयोग करते हैं। 3 सिस्टर सिटी समझौते। इस सिस्टर सिटी क्या, तो एक नेपाल की सिटी रहेगी और एक भारत की सिटी रहेगी। ये इनका कोई ना कोई जुड़ाव रहेगा किसी न किसी तरीके, चाहे धार्मिक तरीके से, चाहे सांस्कृतिक तरीके से, चाहे आर्थिक तरीके से, किसी न किसी तरीके से, लेकिन सामान्यतः ये जो है धार्मिक तरीके से ही जुड़ा हुआ है। तो ये 3 सिस्टर सिटी है। कौन कौन से, इसमें पहला है लुम्बिनी बोध गया, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जनकपुर अयोध्या किससे जुड़ा हुआ है, तो हमारे सीताराम जी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा काठमांडू वाराणसी, ये 3 सिस्टर सिटी समझौते हुए हैं। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देखेंगे तो जयनगर, ये कहाँ पे पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। वहां से लेकर के कुर्था, ये कुर्था कहाँ है, नेपाल में। कितने, 35 किलोमीटर लंबी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की बात की जा रही है, इस पे कार्य हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है काठमांडू रक्सौल को जोड़ने वाला इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए समझौता किया, अपना हस्ताक्षर किया। और भारत जो है वो अंतरदेशीय जलमार्ग विकसित करने की बात कर रहा है। अंतरदेशीय जलमार्ग क्या होता है, जो एक देश से दूसरे देश के भीतर जलीय रास्ते से जाया जाए, जलीय निकायों को से होकर के जाया जाए, वही होता है अंतरदेशीय जलमार्ग। आप अभी देखेंगे जैसे क्रूज सेवा शुरू हुई है, कहां से, वाराणसी से लेकर के आसाम तक। तो इसी तरीके से भारत ये नेपाल और भारत के बीच करने की बात कर रहा है। उसका फायदा क्या होगा, देखिए अब इसमें व्यापार हो जाएगा, उसकी लागत कम हो जाएगी, क्योंकि जब भी व्यापार होता है वो बड़े पैमाने पर ही होता है, और जो बड़ा पैमाने पर व्यापार किया जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, परिवहन जो होता है, उसके लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा पड़ता है, तो वो पड़ता है जलमार्ग। इसके अलावा क्या होगी, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं इस तरीके से अंतरदेशीय जलमार्ग विकसित करके।
नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा? तो विकास और सहायता का क्षेत्र। ये क्या है? बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा और ग्रामीण और सामुदायिक विकास, इन सारे क्षेत्रों में भी ये दोनों देश काम करते हैं। रक्षा सहयोग में आप देखेंगे तो उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहायता दी जाती है। यानी कौन देता है? तो ये भारत सहायता करता है इसकी, नेपाल की, इसकी सेना की, ताकि यहाँ पे आधुनिकीकरण की लाया जा सके, सेना का आधुनिकीकरण किया जा सके। उसके अलावा आप लोग को पता ही होगा कि गोरखा रेजिमेंट जो है उसमें नेपाली लोग रहते हैं, आप सबको ये पता होगा। उसके अलावा दोनों देशों के बीच कौन सी एक्सरसाइज चलती है? तो वह सूर्य किरण। इस सैन्य अभ्यास है दोनों देशों के मध्य, ये इसको आप याद रखें। सूर्य किरण कभी कभी पूछ लेता है कि इन दोनों देशों के बीच कौन सी एक्सरसाइज है, या सूर्य किरण किन दो देशों के बीच एक्सरसाइज है, इस तरीके से पूछ लेता है। बहुपक्षीय साझेदारी देखेंगे तो BBIN, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, ये 4 देश हैं इसमें। उसके अलावा बिम्स्टेक, इसमें भी दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। उसके अलावा निरपेक्ष आंदोलन, उसमें भी साथ मिलकर के काम करते हैं। उसके अलावा सार्क हो गया, इसमें भी दोनों मिलकर के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग के अन्य आयाम। अब इसमें क्या है, अभी जब ये यात्रा पे आए थे ना, इस चारों पॉइंट के इसलिए मैंने अलग रख दिया। अभी जो हाल ही में यात्रा की गई उसमें ये चारों बातें कही गई हैं, उसमें चारों समझौते हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट विद्युत का निर्यात 10 सालों में किया जाएगा। नई पारेषण ग्रिड का विकास। का पारेषण ग्रिड क्या होती है? देखिए, जो विद्युत होता है, अब नेपाल में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो विद्युत होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वही पारेषण व्यवस्था है, उसी को ग्रिड के थ्रू भेजा जाता है। सिलीगुड़ी तथा झापा के मध्य एक पेट्रोलियम आपूर्ति पाइपलाइन का विकास। अब यहाँ पे देखिए, कहने के लिए तो पेट्रोलियम आपूर्ति पाइपलाइन है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे कि इसका किस लेवल पे फायदा हो सकता है, तो आप सोच के देखिए पेट्रोलियम आपूर्ति का। अब पेट्रोलियम के लिए अगर हम इसे डायरेक्ट लाने जाते तो उसको परिवहन के थ्रू लाते, ट्रांसपोर्टेशन से जाते। मान लीजिए किसी गाड़ी से आ रहा है, उसमें पेट्रोल या डीजल ही यूज होगा, उससे क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन होगा, उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, उससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा। और आप सभी को पता है कि इस समय हमारा ध्यान, पूरे विश्व का ध्यान इसी पर टिका हुआ है, पर्यावरण को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के। तो आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में कहां से कहां पहुंच जा रहा है। और इसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग में अपने कनेक्ट करना है। आप अपनी आंसर राइटिंग इसी तरीके से करेंगे और अंततः आपको पता है कि IAS कौन बनाएगा? तो आंसर राइटिंग ही बनाएगी और कोई नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क जो होता है उसी का होता है मेंस का। फिर ये तो एक बैरियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या फायदा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा समय की बचत हो जाएगी, डायरेक्ट वो वहां से भेजेंगे नेपाल वाले, हम यहाँ से सीधे रिसीव कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल का जल विद्युत भारत के जरिए बांग्लादेश भेजना। क्या होगा कि नेपाल में जो जल विद्युत उत्पादन होगा उसको डायरेक्ट नेपाल बांग्लादेश नहीं भेजेगा, यानी भारत के जरिए भेजेगा, भारत बीच में मध्यस्थ रहेगा। प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है? तो काला पानी सीमा विवाद। वर्ष 2019 में नेपाल ने उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और उसके अलावा सुस्ता कहा? तो ये बिहार में, पश्चिम चंपारण जिला में, अपना क्षेत्र बताते हुए नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था। यानी नेपाल ने क्या किया था 2019 में? ये कहा कि ये जो चारों क्षेत्र हैं ये मेरे हैं, और इसी के हिसाब से इसने नया मैप बना दिया, अपना आधिकारिक नया मैप जारी किया, जिसमें इन चारों क्षेत्रों को अपना दिखा दिया। आइए देखते हैं इसमें से क्षेत्रों को। ये कौन कौन सा? तो लिम्पियाधुरा क्षेत्र है, ये यहाँ पे हो गया काला पानी, ये हो गया लिपुलेख। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड हम है, यहाँ पे ये हो गया नेपाल, ऊपर हो गया चाइना। जब कुछ इस मैप में देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया नेपाल का इलाका, यहाँ पे उत्तराखंड होते हैं, यहीं पे है विवाद, ये चाइना ऊपर से हो गया। इस तरीके से आप एक बार मैप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है चीन का हस्तक्षेप। अब आप सभी जानते हैं कि चीन हमारे चारों तरफ अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, वो हमारे आसपास के देशों को पैसा दे दे करके खरीद रहा है। इसी को कहा गया डिप ट्रैप। डिप ट्रैप क्या है, या ऋण जाल क्या है? ऋण जाल से तात्पर्य ये है कि सामने वाले देश को इतना ज्यादा पैसा दो, इतना ज्यादा उधार दे दो कि वो ब्याज तो छोड़िए, सॉरी मूलधन तो छोड़िए, ब्याज भी ना चुका पाए। यानी जब आप ब्याज भी ना अदा कर पाए, मूलधन की तो बात ही दूर है। तो यही है ऋण जाल, और चाइना यही कर रहा है, जैसे कि अभी श्रीलंका के साथ हुआ था, आप देख ही सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में भी यही हाल है। उसके अलावा ये जो है नेपाल, ये भी यही कगार पे पहुंच जाएगा अगर चाइना के साथ रहा तो। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार से क्या मतलब? देखिए नेपाल में सरकारें बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। उसके अलावा एक पॉइंट वहां पे ये भी है कि उनके संविधान में अक्सर परिवर्तन होता रहता है। संविधान में नहीं, एक्चुअली कह लीजिए कि संविधान ही परिवर्तित हो जाता है, पूरा का पूरा संविधान ही बदल देते हैं लोग। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यदेशी समुदाय का मुद्दा। मध्यदेशी समुदाय क्या है? तो भारतीय मूल के लोग हैं जो नेपाल में रहते हैं, तो इनको भी लेकर के कई बार दोनों देशों के बीच गर्माहट हो जाती है। आइए देखते हैं आगे की राह, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। क्षेत्रीय विवादों के लिए संवाद, यानी जैसे अभी लिम्पियाधुरा हो गया, काला पानी का विवाद, इन सारी चीजों के लिए आपस में संवाद किया जाए, ना कि इसको लेकर के लड़ा जाए या युद्ध किया जाए या किसी तीसरे को लाया जाए, आपस में बातचीत की जाए। भारत से निवेश को बढ़ाया जाए नेपाल में, आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जाए। उसके अलावा नेपाल के प्रति संवेदनशीलता बरती जाए। जैसे अभी ये छोटे देश हैं, इनके पास परमाणु हथियार भी नहीं, तो अब हम इनको ये धमकाए नहीं कि हम परमाणु हथियार डाल करके और आप लोग का खात्मा कर देंगे इस तरीके से, तो उनके प्रति संवेदनशीलता बरती जाए। मानवीय सहायता तथा आपदाओं के समय सहयोग करना। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब नेपाल में भूकंप आया इतना भीषण, तब हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पे विजिट किया, उसके वहां पे जाकर के मानवीय सहायता
राहत पैकेज की घोषणा की। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है चीन के प्रभुत्व को कम किया जाए। अब ये कैसे होगा, जब हम वहाँ पे निवेश करेंगे, हम लगातार टच में बने रहेंगे, सही से लेकर के चलेंगे, तभी वहां पे होगा। अब ये चीन है ना, वो अपनी सारी परियोजनाओं को बहुत टाइम से काम कर लेता है पूरा, और हम लोग टारगेट रखेंगे 2015 का, करेंगे उसको 2025 में, इस तरीके से लेकर के चलते हैं। तो ये दिक्कत हो जाती है। अब चाइना 2015 के 2015 तक हर हाल में करेगा उसको चाहे जैसे। ये सारी चीजें हैं, ये सारे मुद्दे, इनको लेकर के भी फॉर्मूले चलेंगे, तभी हम इसको संभाल पाएंगे। और एक मुद्दा ये भी कि नेपाल जो है चाइना और हमारे बीच सैंडविच स्टेट का काम करता है। उसका क्या मतलब, यानी बफर जोन है। अगर ये नहीं होता नेपाल, तो उस तरफ से भी चाइना हमें सप्रेस करता है डायरेक्ट, नेपाल बीच में पड़ जाता है, तो जिस वजह से हम एक सुरक्षित स्थिति में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है शहरी सहकारी बैंकों से जुड़ा हुआ। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है 1514 शहरी सहकारी बैंकों को और मजबूत करने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहल की गई है। तो अब देख लेते हैं पहले कि शहरी सहकारी बैंक कहते हैं किसको, उसके बाद ही जानेंगे ना कि इसके लिए क्या पहल की गई है, क्या है, क्या है, कैसे है। आइए देखते हैं। शहरी सहकारी बैंकों के अंतर्गत शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है, तो शहर में हो या अर्ध शहर में, इसमें स्थित प्राथमिक सहकारी बैंक को ही इसमें शामिल किया जाता है। यानी यहाँ पे दो चीज है, एक तो शहरी क्षेत्र में भी स्थित हो सकते हैं या तो अर्ध शहरी क्षेत्र में, यानी इनको ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1996 तक इन बैंकों को केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए धन उधार देने की अनुमति दी गई थी। यानी 1996 तक जो बैंक बने थे इनको क्या इजाजत थी, तो ये गैर कृषि क्षेत्रों में ही ऋण दे सकते, कृषि क्षेत्रों में ऋण देना इनको अलाउ नहीं था। आरबीआई ने इस पर रोक लगाई हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बैंक व्यक्तिगत, यानी कि जैसे मुझे लोन चाहिए शिक्षा के लिए, कार के लिए, घर के लिए, तो अब मैं ले सकता हूँ इनसे भी, एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उधार देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित राज्य सरकार दोनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। संबंधित राज्य सरकार का क्या मतलब, कि जिस राज्य में इनकी स्थापना की जाएगी, एक तो वहां की राज्य सरकार का इस पे नियंत्रण होगा, और दूसरा किसका नियंत्रण होगा, उसका होगा आरबीआई का। आरबीआई का क्यों, क्योंकि आरबीआई तो केंद्रीय बैंक है, बिना उसके बैंक उसके नियंत्रण के कोई भी बैंक कैसे स्थापित हो सकता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, तो बिना आरबीआई के रेगुलेशन में नजर में आए कैसे काम चलेगा। दूसरा होता है इस पे किसका, तो होता है राज्य सरकार का। इस चीज को आप याद रखेंगे। रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक के लिए गठित आर गांधी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इन्हें लघु वित्त में बदलने का निर्णय लिया है। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देके पूछ लेता है कि गांधी कमेटी किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि आर गांधी कमेटी किससे रिलेटेड है, तो हो जाएगा शहरी सहकारी बैंकों से, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इनसे रिलेटेड है। आइए अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था। पहले अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए शहरी सहकारी बैंक अब नई शाखाएं खोल सकेंगे। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आरबीआई की इजाजत के बिना, यानी इसके पहले इनको अगर अपनी शाखा खोलनी होती थी तो आरबीआई को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता था, आरबीआई अप्रूव करता था, तब ये शाखा खोल पाते थे। अब इनको आरबीआई को इजाजत नहीं लेनी है, अब ये आरबीआई की प्री अप्रूवल के बिना, पूर्व अनुमति के बिना ये अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि जो पिछला वित्त वर्ष बीता है उनमें इसकी जितनी शाखाएं थी, यानी शहरी सहकारी बैंकों की पिछले वित्त वर्ष में जितनी शाखाएं थी उसका 10% ही खोल सकते हैं। और वो 10% भी एक शर्त ये उस पर लगा दी गई कि 10% तो, लेकिन वो शाखाएं संख्या में 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये लगा दी गई है इस पर शर्त। इसके लिए उन्हें अपने बोर्ड से नीति अनुमोदित करवानी होगी और वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित नॉर्म का पालन करना होगा। नॉर्म क्या है, वही रेगुलेशन, निर्देश, यही इसी को कहते हैं नॉर्म। दूसरा क्या पहल की गई है, तो शहरी सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों की तरह एकमुश्त निपटान कर सकेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक सहित सभी विनियमित संस्थाओं के लिए इस पहल को लागू करने वाला एक फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है। अब शहरी बैंक भी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से ऋण लेने वालों के साथ समझौता निपटान करने के साथ साथ तकनीकी राइट ऑफ की प्रक्रिया प्रदान कर सकते हैं। इसने सहकारी बैंकों को अब अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बराबर ला दिया। अब इससे क्या हो गया कि जब एक मुश्त निपटान करेंगे, यानी एक साथ निपटान कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो यही काम पहले वाणिज्यिक बैंक भी करते थे। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। जैसे आप किसी भी, इसे मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, इस तरीके के बैंक। और ये जो शहरी सहकारी बैंक है, इस बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अभी इन दोनों को इक्वल ही रख दिया गया इस वाले पॉइंट पे, इस मैटर में दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे बराबर हो गए। तीसरी पहल क्या की गई है, तो शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लक्ष्यों के लिए संशोधित समय सीमा। अब इसमें क्या कहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्रायोरिटी क्या होती है, यानी जिसको हम वरीयता देते हैं। यानी हमारे अर्थव्यवस्था क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हमारे कृषि हो गया या अवसंरचना विकास हो गया, इस तरीके के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोलैप्स करेंगे, अगर ये सही से नहीं रहेंगे, तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो इसी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत रखा जाता है। यानी इस क्षेत्र को प्राथमिक रूप से आपको देना ही देना है ऋण, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए संशोधित समय सीमा, यानी इसकी समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है। क्या कहा जा रहा है इस पॉइंट में, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने के चरणबद्ध समय को 2 वर्ष, यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। यानी अभी इनके लिए 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। कब तक इनकी समय सीमा बढ़ा दी गई, अंतिम समय सीमा क्या की गई, तो 31 मार्च 2026 कर दी गई है। 60% के पीएसएल
लक्ष्य को प्राप्त करने की 31 मार्च 2023 तक की समय सीमा को भी अब 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यानी जो पीएसएल क्षेत्र में 60% इनको लोन देना होता है, ये शर्त है इनके लिए। जो यूसीबीज हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, इनके लिए समय ये एक नियम है, शर्त है कि आपका जो लोन दिया जाएगा, मान लीजिए अगर ये टोटल 100 रुपए लोन, तो इसमें से 60 रुपए इनको पीएसएल क्षेत्र में ही देना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्षेत्र में ही देना है। तो वही कहा जा रहा है कि इनकी सीमा को बढ़ा करके 31 मार्च 2023 तक की सीमा जो थी उसको बढ़ा करके अब 31 मार्च 2024 तक कर देगा, एक वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसएल में रही कमी को दूर करने के बाद यदि कोई अतिरिक्त जमा होगी तो उसे यूसीबी इसको वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती हैं, जबकि शहरी सहकारी क्षेत्र के बैंकों की जो शाखाएं होती है वो शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अभी तो ये मैंने बताया कि जैसे जो शहरी सहकारी बैंक है ये कहाँ काम करेंगे, तो ये शहरी क्षेत्र में करेंगे और अर्ध शहरी क्षेत्र में करेंगे, ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं करेंगे। जबकि वाणिज्यिक बैंक जो है जो प्रॉफिट बनाने के लिए काम करते हैं, उनको इससे क्या मतलब, उनको बस प्रॉफिट मिलना चाहिए, चाहे वो शहर में हो चाहे गाँव में हो। चौथी पहल क्या की गई, तो आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित करना। इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आरबीआई ने निकट समन्वय और केंद्रीय संवाद के लिए सहकारी क्षेत्र की ओर से लंबित मांग को पूरा करने के लिए हाल ही में एक नोडल अधिकारी भी अधिसूचित किया है। इन पहल से शहरी सहकारी बैंकों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करने तथा उन्हें लाभार्थी और भागीदारी दोनों ही रूपों में अन्य आर्थिक संस्थाओं के लिए बराबर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन पहल से शहरी सहकारी बैंकों को और मजबूती मिलेगी, यानी ये जो चारों पहले ली गई हैं, अब इससे क्या होगा, तो शहरी सहकारी बैंक जो है, यूसीबीज जो है, अब इनको और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी, पहले से अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करने तथा उन्हें लाभार्थी और भागीदारी दोनों ही रूपों में अन्य आर्थिक संस्थाओं के बराबर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे किसी का भी नाम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे भारत सरकार। यहाँ पे इसके लिए आप लिख सकते हैं कि भारत सरकार इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए काम कर रही है। आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंसान का नाम तब तक नहीं लिखेंगे जब तक उन्होंने कोई ऐसा तटस्थ व्यक्ति और राजनीति से जुड़े व्यक्ति होते हैं, तो वहां पे नाम लिखने से बचते हैं जब तक कि बहुत ज्यादा कंडीशन ऐसे ना बन जाए। आंसर राइटिंग का ये रूल है। नेक्स्ट आर्टिकल है विद्युत वितरण कंपनियों की आवश्यकता। विद्युत वितरण कंपनियों को डिस्कॉम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अभी यही तो प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ, तभी तो इतना लेट हो रहा है, विद्युत की प्रॉब्लम हो गई थी। देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद्युत अधिनियम 2003 राज्य विद्युत बोर्डों को समाप्त करने तथा विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यानी राज्य बोर्ड जो थे विद्युत से जुड़े, उसको समाप्त करने के लिए कौन सा नियम था, तो 2003 का विद्युत अधिनियम था। उसके अलावा ये नियम और क्या कहता है, तो ये जो है विद्युत उत्पादन हो गया, उसके अलावा पारेषण हो गया और वितरण हो गया। इसको कैसे लेकर के चल रहे हैं, ये 2003 वाले अधिनियम में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत उत्पादन को तो लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, यानी जो विद्युत उत्पादन का कार्य है उसमें से लाइसेंस की प्रक्रिया हटा दी गई, यानी वहां पे लाइसेंस अनिवार्य नहीं रह गया। लेकिन वितरण तथा पारेषण को लाइसेंस मुक्त नहीं किया गया, यानी इस पर सरकार अभी भी नजर रखेगी इन दोनों चीजों पे, कैसे वितरण हो रहा है और कैसे पारेषण किया जा रहा है, उस पर कोई इधर उधर तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जिससे नई बिजली उत्पादन कंपनियों में निजी निवेश में वृद्धि हुई। अब जब यहाँ से लाइसेंस हटा दिया उत्पादन से, तो जाहिर सी बात है इसमें वृद्धि होगी, और कौन आएगा इसमें, तो प्राइवेट वाले ही आएंगे। तो इसमें इतना कोई लॉजिक साइंस तो है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते बहुत सीधी सी बात है कि जिसमें प्राइवेट लोग आए और निवेश को बढ़ाए। नेक्स्ट पॉइंट, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में वृद्धि निजी निवेश का ही परिणाम है, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि हो रही है वो किसका परिणाम है, तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ही आए तभी यहाँ पे इसमें वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सौर मिशन की सफलता की कुंजी कंपनियों को टैरिफ आधारित विद्युत आपूर्ति रही है। यहाँ पे देखते हैं यूनाइटेड किंगडम मॉडल क्या था विद्युत आपूर्ति का। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये था, मान लीजिए कोई एक मंच यहाँ पे तैयार कर दिया इन्होंने, यूके ने। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप सब लोग आइए, 10 लोग हैं मान लीजिए विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियां, तो आप सबको बुलाया यहाँ पे और कहा कि आप लोग ये बताइए कि आप कितना विद्युत उत्पादन करेंगे और जितना करेंगे उसकी लागत क्या होगी। अब ये दो चीज आपको बतानी थी। उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि जिसकी किफायती बोली लगाई थी कि अब मैं इतने में कर सकता हूँ, इतना क्षमता उत्पादन, तो जिसके लिए अच्छा था, जिसका सस्ता था, सही था, ठीक तरीके से लेके चल रहा था, जिसके सरकार के लिए जो फायदेमंद थी, उसको ये लोग चुन लेते थे, उसको ये काम दे देते कि आप यहाँ से यहाँ तक का विद्युत उत्पादन करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक को प्रोवाइड कराएंगे। ये चीज यहाँ पे थी यूके मॉडल। लेकिन यही बताया कि भारतीय माहौल जो है, भारत का पर्यावरण ऐसा है कि इस चीज को लागू नहीं किया जा सकता है यहाँ पे, जिससे पूर्ण खुदरा प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए आप 10 लोग एक साथ आ रहे हैं, वैसे सिर्फ सरकार का नियंत्रण था, यहाँ पे 10 लोग एक साथ आ रहे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो बनेगी। मैं चाहूंगा कि मेरा हो जाए, वो चाहेंगे कि उनका हो जाए, किसकी बोली लगे, तो इस तरीके से यहाँ पे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। विद्युत आपूर्ति व्यक्तिगत ऊर्जा संयंत्रों से दीर्घकाल तक के लिए होती थी और होती है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो विद्युत की आपूर्ति है वो क्या किया जाता था, तो इसको दीर्घकाल तक के लिए यानी लंबे लॉन्ग टर्म के लिए समझौता कर लिया जाता था। लॉन्ग टर्म से क्या मतलब, मान लीजिए कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस तरीके से समझौता कर लिया जाता था कि हम इतने साल तक इतनी विद्युत उत्पादन आपको भेजेंगे, इतनी विद्युत शक्ति आपको भेजेंगे, इतने मेगावाट, इतने गीगावाट, और इतना उसकी दर के हिसाब से भेजेंगे, इतने रुपए दर के हिसाब से।
वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि समझौता कर लिया जाता है। मांग के अनुसार आपूर्ति के लिए वितरण कंपनियां सार्वभौमिक सेवा दायित्व का पालन करते हैं। अब आपको ये पता होगा कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। उनको पता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, अगर उसको सही से लेकर के नहीं चल रहे हैं, तो फिर कस्टमर उन्हें छोड़ देगा और ऐसे 75 कंपनियां घूम रही हैं, किसी और को अप्लाई कर लेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंपनियां जो है प्राइवेट वाली, वो अपने कस्टमर के लिए, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, अपने सब्सक्राइबर के लिए काम करती हैं पूर्ण रूप से तैयार होकर के। अब अभी यहाँ तक जो सिर्फ कहानी बताने के लिए था, समझाने के लिए था कि यूके मॉडल क्या, उसका क्या था और हमारे इंडिया में उसको क्यों नहीं लागू किया जा सकता, ये सारी चीजें तो सिर्फ कहानी समझाने के लिए थी। वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, अगर उसमें पूछा भी जाएगा तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से, प्री और मेंस के एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है, विद्युत अधिनियम 2003। उसके अलावा अभी एक आगे डिस्कस करेंगे वो है, और ये दोनों चीजें ही हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा जाता है, विद्युत अधिनियम 2003 से पहले भारतीय विद्युत क्षेत्र को भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 द्वारा निर्देशित किया गया था। यानी विद्युत क्षेत्र जो था हमारा 3 अधिनियमों के द्वारा चलता था, जब तक कि 2003 वाला अधिनियम नहीं आया था। विद्युत अधिनियम 2003 की मुख्य विशेषताएं क्या है? विद्युत उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। ये पॉइंट अभी मैंने शुरू में बताया कि उसको लाइसेंस हटा दिया था उत्पादन के लिए, लेकिन पारेषण तथा वितरण के लिए लाइसेंस की व्यवस्था रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार देश का क्षेत्रवार सीमांकन कर सकती है और समय समय पर उसमें ऐसे संशोधन कर सकती है जैसा कि वह कुशल, किफायती और एकीकृत पारेषण और बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक समझती है। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो देश में क्षेत्रों को बांट सकती है। क्षेत्रों को बांटने से मतलब ये नहीं कि नए राज्य का निर्माण या ये सारी चीजें तो पॉलिटी में आ जाएंगी, ये कर सकती है, लेकिन उसके कहने का मतलब है कि बिजली की आसान पहुंच के लिए, ताकि बिजली आसानी से पहुंचाई जा सके, उसमें दिक्कत ना हो, सारे क्षेत्रों को आसानी से मिल सके, उसके लिए क्षेत्रों का सीमांकन कर सकती है। कौन कर सकता है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रॉस सब्सिडी के वर्तमान स्तर की देखभाल के अधिभार के प्रावधान के साथ साथ पारेषण में ओपन एक्सेस अधिभार को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना अनिवार्य कर दी गई। यानी सभी राज्यों में एक आयोग होगा, वो क्या करेगा, तो वो विद्युत नियामक देखेगा। यानी जो विद्युत से जुड़ी समस्या है वो कौन देखेगा? ये आयोग ही देखेगा। ये राज्य स्तर पर इसको सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। सारे राज्यों को इसको अपने लेवल पे लागू करना है, उसमें कोई आय बाय नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकारें राज्य बिजली बोर्डों को भंग कर देंगी। इसके पहले जो बिजली बोर्ड चल रहे थे 2003 तक, उसको सबको भंग करना है, सारी राज्य सरकारों को। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा। उसके अलावा इन सारे मुद्दों से निपटने के लिए क्या होगा, तो एक अपीलीय न्यायाधिकरण होगा जो इन सारे मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को देखेगा, इन सारे मुद्दों को देखेगा। यहाँ पे इसके खिलाफ अपील की जा सकती है, यहाँ पे इसके खिलाफ केस लड़ा जा सकता है, ये सारी चीजों को सॉल्व करेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो आएगा हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो है विद्युत संशोधन विधेयक 2022। इसमें कहा गया है, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य कई अभिकर्ताओं को बिजली आपूर्तिकर्ताओं के वितरण नेटवर्क तक खुली पहुंच प्रदान करना और उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा प्रदाता को चुनने की अनुमति देना है। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो बिजली का क्षेत्र है उसमें उत्पादन क्षेत्र जो है, इसमें कई सारे लोगों को लाया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। जैसे कि यूके में किया गया था 10 लोग 12 लोग, इस तरीके से लाया जाए कई सारे लोग को। और उसमें क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए कि जो उपभोक्ता है उसको इजाजत दे दी जाए, उसको छूट दी जाए कि वो अपने मन से चुने, उसको जिसको मन करे, जो कस्टमर है उसका जिसको मन करे, इसको लगे कि ठीक है मेरे लिए ये सस्ता दे रहा है, ये सही दे रहा है, इसकी सर्विस अच्छी है, जिसका जैसा बजट है उस हिसाब से वो अपने हिसाब से चुने, इसमें सरकार का हस्तक्षेप ना रहे। निहितार्थ के इस अधिनियम के, तो विधेयक में विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब नया नियम आ रहा है उसी चीज से जुड़ा, तो पुराने नियम को संशोधित करेगा, या तो संशोधित करेगा तो कुछ समाप्त कर देगा, दो ही चीज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाने, उपभोक्ताओं हेतु सेवाओं में सुधार करने और बिजली क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वितरण लाइसेंस धारियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से गैर भेदभावपूर्ण खुली पहुंच के प्रावधान के तहत सभी लाइसेंस धारियों द्वारा वितरण नेटवर्क के उपयोग को सुविधाजनक बनाना। इसमें क्या कहा जाए, इसमें भेदभाव नहीं अपनाया जाएगा। जिन सारे कंपनियों के पास लाइसेंस है या जिनके पास इजाजत है, जिनमें बोले, उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और वो सारे लोग अच्छे से अच्छे लेकर के प्रतिस्पर्धा को चलेंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को लेकर के चलेंगे, उसमें कोई चीटिंग नहीं करेगा, इस तरीके की बात कही जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, वितरण लाइसेंस धारी के वितरण नेटवर्क तथा गैर भेदभावपूर्ण खुली पहुंच की सुविधा प्रदान करना। आयोग द्वारा अधिकतम सीमा और न्यूनतम प्रशुल्क के अनिवार्य निर्धारण के अलावा वर्ष में प्रशुल्क में श्रेणीबद्ध संशोधन का प्रावधान करना। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड की दर को कारावास या जुर्माने से अर्थदंड में परिवर्तित करना। अब यहाँ पे क्या था, जो अगर मान लीजिए कोई चीटिंग करता है, कोई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को लेकर के चलता है या मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करता है, कोई बिजली चोरी करता है, इस तरीके के जो भी मुद्दे थे जो कानूनन जुर्म मान जाते हैं, तो उसके तहत क्या किया गया था इसमें, तो पहले यहाँ पे आपको कारावास भी दी जा सकती थी और उसके अलावा जुर्माना भी दिया जा सकता था। यानी आपको जुर्माना भी भरना पड़ हो सकता था या फिर आपको जेल में डाला जा सकता था या फिर दोनों किया जा सकता था। लेकिन अब क्या किया गया, इन दोनों प्रावधानों को खत्म कर दिया गया। यानी अगर आपको चीटिंग करते हुए पाया जाते तो आपको जुर्माना देने की आवश्यकता अभी भी है, लेकिन जेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जुर्माने से क्या हो जाएगा, तो अर्थदंड में परिवर्तित करना। यानी क्या है कि अब आपके पॉकेट पे खर्च बढ़ेगा। यानी अगर आपको चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आपको फिर से
पैसे देने पड़ेंगे। उसके लिए आपके ऊपर जो भी अर्थदंड लगाया जाए, जुर्माना लगाया जाए, वो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन जेल की जो सजा थी, कैद की जो सजा थी, कारावास की, उसको खत्म कर दिया गया है। नियामकों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्यों को मजबूत करना, यानी जो नियामक बनाए जाएंगे, जैसे अभी राज्य विद्युत नियामक बोर्ड बनाया गया था, इसके द्वारा जो भी कार्य किए जाए उनको और मजबूती से लेकर के चल रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को 1 मेगावाट तथा उससे अधिक की बिजली के लिए स्वतंत्र पहुंच उपलब्ध कराता है, जिससे वह किसी भी डिस्कॉम को चुन सकता है और डिस्कॉम को भुगतान करने के अलावा सिर्फ एक अधिभार देना होगा। डिस्कॉम क्या है? अभी मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी को डिस्कॉम कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, अधिभार, अधिभार हो गया एक, और एक हो गया सेस और सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है और सेस को उपकर कहते हैं, सरचार्ज को अधिभार कहते हैं। सेस क्या होता है? ये भी टैक्स के ऊपर ही लगाया जाता है, यानी आप जितना टैक्स पे करेंगे उसी के ऊपर लगाया जाए, और यहाँ पे सरचार्ज भी टैक्स के ऊपर ही लगाया जा सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब दोनों टैक्स पे लगाया जा सकते हैं, दोनों में डिफरेंस ये है कि सेस जो है ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाए। जैसे मान लीजिए शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गई, पर्यावरण हो गया, यानी किसी विशेष मुद्दे के लिए ही लगाया जाएगा। और इसकी शर्त यह है कि जिस विशेष मुद्दे के लिए लगाया जाएगा उसी पे इसको खर्च भी करना है, कहीं अन्य जगह आप खर्च नहीं कर सकते। लेकिन जो सरचार्ज होता है वो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगाती है। ये एक फिक्स सीमा होती है कि टैक्स इतना देंगे, उसके बाद आपके ऊपर सरचार्ज भी लगने लग जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट बाध्य नहीं रहती, सरकार बाध्य नहीं रहती कि इसको किसी विशेष क्षेत्र में ही खर्च करना है, वो जहां चाहे इसको खर्च कर सकती है। इसमें समस्याएं, मुद्दे क्या है? डिस्कॉम कंपनियों को लेकर के, बिजली क्षेत्र को लेकर के लागत प्रभावी टैरिफ को लागू करने में राज्य नियामकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार इस समय पर सहायता देने में सक्षम रही है। यह समस्या किसी बाहरी आयातित विचारधारा से सही नहीं होने वाली। यहाँ पे इशारा किस तरफ है? तो यूके का जो मॉडल है उसकी तरफ, यानी यूके जैसे कोई विचारधारा लेकर के आया वगैरह, बाहर से लेकर के, पश्चिम से लेकर के, तो वो यहाँ पे काम नहीं करने वाली है। क्यों? क्योंकि उनका परिवेश अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ की एजुकेशन लेवल अलग है, वहाँ पे सक्षमता अलग है। तो हमारे यहाँ पे सारी चीजें अलग है। हमारे यहाँ पे अभी तक बहुत सारे लोग जो है अशिक्षित हैं, बहुत सारे लोगों को भरपेट खाने नहीं मिलता है। आप अगर प्राइवेट कंपनी में तुरंत से इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो इससे बहुत सारे घर होंगे जहाँ बिजली तुरंत काट दी जाए, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, वो बस अपना प्रॉफिट देखेंगे। अगर उनको प्रॉफिट होगा प्राइवेट कंपनियों को तभी वो टिकेंगी, अगर प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो छोड़ के निकल लेंगी। और फिर उनकी दर कितनी होगी, इस पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, यही कहा जाए। तो इस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहाँ से बिजली काटना पड़ जाएगा, या आप मान लीजिए पेमेंट नहीं करते हैं तुरंत आपकी बिजली कट जाएगा। ऐसे तो गवर्नमेंट को होता है कुछ टाइम मिल जाता है, या आप थोड़ा बहुत पेमेंट करके फिर अपना चालू करा सकते हैं। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी है तो अपनी मनमानी करेंगी, जैसे चाहेंगी वैसे लेकर के चलेंगी। आगे की राह क्या हो? तो संभवतः एक तरीका यह है कि बिजली क्षेत्र में निवेश निजी हाथों में दे दिया जाए, जैसे कि दिल्ली में किया गया। अब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो निजी क्षेत्र आएगा इसमें उसको क्या करना है, तो जैसे दिल्ली लेके चल रही है, अगर निजी क्षेत्र को लाने में तो जैसे दिल्ली लेके चल रही है उसको लेकर के चला जाए। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां और उपभोक्ता के बीच डायरेक्ट संपर्क करा दिया जाता है इसमें। लेकिन क्या करती है दिल्ली, तो ये निगरानी रखती है कि जो उपभोक्ता है उसको भी दिक्कत ना हो और कंपनी को भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखने में आया कि जो विद्युत कंपनी है वो प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि दिल्ली मॉडल को लागू किया जा सकता है यहाँ पे सारे देश में, क्योंकि हमारे स्थानीय मॉडल है। यूके का मॉडल जो है वो बाहर से आएगा, पश्चिमी मॉडल उनके यहाँ पे पता नहीं क्या विशेषताएं हैं, क्या दिक्कत है, उनकी समस्या अलग है, हमारी समस्या अलग है। हमारे देश को ध्यान में रख के बनाया गया है। यही कहा जा रहा है बिजली चोरी को कम करना आदि ऐसे मुद्दे हैं जो आगे की राह को लेकर के चल सकते हैं।